यार तो आज का चैप्टर हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के यहाँ पर हमने बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट। अच्छा चलो अब इसको समझते हैं। देखो हमारा प्लेनेट है प्यारा सा अर्थ। अब अर्थ के अंदर यार एक प्लांट आपने देखे होंगे, पेड़ पौधे देखिए, उनको मिलती है सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी से बनाते हैं फूड। फिर उसके बाद ये जो फूड है देखिए यहाँ पे अच्छे से बनाते हैं, जैसे कि ये है हमारा प्लेनेट अर्थ। ठीक है, ये एक बॉक्स में अपन अर्थ को डाल लेते हैं। तो ये अर्थ है और यहाँ पे सबसे पहले एक प्लांट है, एक लीफ, दो लीफ, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, अब ये प्लांट है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्लांट को सूरज की रोशनी मिलती है। सूरज की जैसी रोशनी मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस से क्या बना लेगा, ये खाना बना लेगा। फोटोसिंथेसिस करके ये खाना बना लेगा। और ये फिर यहाँ पर कोई भी जो यहाँ पर जो नीचे सॉइल है इसके अंदर इसको मिलेंगे मिनरल्स सॉइल से, और उसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है डेट इज H2O। तो ये जो पानी के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है ये H2O मिलेगा। अब यहाँ पर कोई भी एक जानवर, जैसे कि हिरन टाइप या कोई भी जानवर है जो हर्बीवोर्स है, वो आएगा और इस प्लांट को खाएगा। ठीक है, तो वो फूड इसके मिलेगा। और वो उसके बाद फिर एक लायन, लायन जो होगा एक लायन, तो यहाँ पे लिख देते हैं गोट। ठीक है, तो गोट इसको खाएगी, उसके बाद ये लायन इसे गोट को खाएगा। उसके बाद जब लायन डाई डाई जब डेथ हो जाएगी लायन की, तो उसकी बॉडी ऐसे रिमेन पेगी। तो धीरे धीरे जो कंपोजर जैसे कि यहाँ पर डिकम्पोजर वगैरह इसके ऊपर फीड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अर्थवॉर्म्स हो गए, या फिर आपके क्या कह सकते हो कि बैक्टीरियाज हो गए, ये सब इसके ऊपर फीड करेंगे। फीड ऑन डेड मैटर, डेड मैटर, और इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट कन्वर्ट इन सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर। और यही वापस इनऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो वापस सॉइल के अंदर चल जाएगा। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है जहाँ पे सूरज की रोशनी जो कि एक नॉन लिविंग है, लाइक ये तो नॉन लिविंग है ना भाई, नॉन नॉन लिविंग एक्सपेक्ट है सूरज की रोशनी। और ये जो है ये प्लांट एनिमल वगैरह ये सब लिविंग है, प्लांट एनिमल वगैरह ये लिविंग है। ये आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, और ये वाटर नॉन लिविंग है, तो ये जो पूरा इंटरेक्शन है, एक सिस्टम जो पूरा बिल्ड हो गया है जहाँ पे ये हम लोग आपस में लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग और ये लिविंग एक्सपेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ सब चेन बनाते हैं, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। और यही हमारी डेफिनेशन है, इको सिस्टम फॉर्म बाय ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्ट्रेंट। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम क्यों जरूरी है हमारे पास, क्योंकि देखोगे आप यहाँ पे एक बैलेंस, अगर मान लो यार पौधा नहीं होता तो हिरन को खाना मिलता नहीं, और हिरन मर जाता तो भाई शेर भी नहीं होता, और शेर मर जाता तो भाई शेर वापस कैसे होगा, वो बनेगा नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा एक साइकिल है, ये सब की कहीं ना कहीं जरूरत है। पानी नहीं होगा तो खाना कैसे मिलेगा, सूरज की रोशनी में खाना कैसे होगा, तो दोनों कंपोनेंट की ज़रूरत है। सो बेसिकली इको सिस्टम मेंटेन मेंटेन बैलेंस बैलेंस इन नेचर through interaction between components। इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी, जैसे सूरज खत्म हुआ तो पानी खाना नहीं बनाया, खाना नहीं मिला, गुड़ को कैसे मिला, गुड़ को नहीं मिला, लाइन कैसे मिला, लाइन को मिलेगा। तो बाकी फिर वो डिकम्पोजर्स कैसे काम करेंगे, तो लाइन को नहीं मिला तो लाइन के बाद कोई, लाइन को नहीं मिलेगा तो लाइन फिर ऑब्वियसली आगे चल के मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ना, उस दिन पर तो वैसे मर जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे को मेंटेन करके रखता है, अगर मान लो जैसे लाइन की डेथ हो जा रही है, तो यार वहाँ पर वो वापस कैसे सॉइल को प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा, जब वापस से डिकम्पोजर उस पर फीड करेंगे तब मिलेगा। तो ये पूरी साइकिल है जिसमें पूरा का पूरा एक कंट्रीब्यूशन है कि नॉन लिविंग और नॉन लिविंग एक्सपेंड आपसे समझते हैं, इसको इकोसिस्टम कहता है। और ये जरूरी है ताकि एक बैलेंस मेंटेन रखे नेचर। अगर ये ऐसे साइकिल चलते रहेगी तो प्लांट भी वापस आते रहेंगे, और एट द सेम टाइम वापस से इनकी बोर्न होती रहेगी। ये इसमें रिप्रोडक्शन काम करेगा और इनमें भी रिप्रोडक्शन काम करेगा, बट उनको सर्वाइवल की जो नेसेसिटीज है वो इसमें अवेलेबल होते रहेगी नेचर में, इस साइकिल के थ्रू। तो इकोसिस्टम मेंटेन बैलेंस इन द नेचर थ्रू इट्स इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। सिंपल सा है। अब कुछ कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस, और एक कॉलम बना लो आप एग्जाम्पल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया, ये जो लिविंग कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं ए बायो, नॉन लिविंग कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट, और जो लिविंग कंपोनेंट उसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, कंप्राइजेस कंप्राइजेस ऑल नॉन लिविंग लिविंग कंपोनेंट। और दूसरा कौन है, बायोटिक कंप्राइजेस ऑल लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जो लिविंग कंपोनेंट है उसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट है
इसके अंदर आ जाएंगे आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, दूसरा सॉइल, विंड, मिनरल। विंड की बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि फोटोसेंस आपको बताऊँ ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब जो हवा चलती रहती है प्लांट को एक लेवल होती है, व्हील होती है, कोल्ड करता है, उसके साथ साथ जो उसके स्टोमेटा है वो भी प्रेशर गेटिंग के कारण जो अंदर में जो उसके वाटर गार्ड है उसका ओपन होते हैं, उसके कारण वो बाहर वेपर दे सकता है। तो एक तरीके का वो भी एक तरीके से हेल्प करता है प्लांट को। एक तो पहले जो उसका प्लांट बाहर से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ना, तो भाई विंड तो चाहिए ना उसको, हवा तो चाहिए, मतलब विंड इन सेंस एयर तो कंपोजिशन को चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एट द सेम टाइम कूलिंग वगैरह में भी हेल्प करेगा लिविंग की, और उसके साथ साथ जो हम लोग वेपर निकालेगा ट्रांसपिरेशन में वो भी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, इन्वायरमेंट के अंदर जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने यहाँ इस सब की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जो विंड है अगर वो ब्लो करेगा, मान लो अगर विंड ब्लो कर रही है तो ये अपने साथ बादल लेके आएगी, और बादल क्या करती है, बारिश करती है। तो ये एक तरह से अगेन एक इंटरेक्टिव कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो ये इसको लिख लो, रेन फॉल, ये हो गया क्लाउड, और ये किसने लाया, ये लाया विंड ने, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इंटरेक्शन है, ठीक है। और पढ़ते हैं अब आगे। लिविंग कंपोनेंट एग्जांपल दो, प्लांट्स, माइक्रोब्स लिविंग होते हैं भाई। मैं वायरसेस की बात नहीं कर रहा, मैं वायरसेस भी वैसे आमतौर पे बीच में आते हैं, बट मैं माइक्रोब्स की बात कर, माइक्रोब्स लिविंग होते हैं, ठीक है। दूसरा प्लांट, माइक्रोब्स एंड एनिमल और एक्सेट्रा। ये दो कंपोनेंट हो गए, एक बायोटिक एक बायोटिक। ए बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, बायोटिक मतलब जो लिविंग होते हैं। नॉन नॉन ए बायोटिक एग्जांपल टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह, बायोटिक एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है। अब अगला टाइप्स पे आ जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे अब हमारा अगला टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहले नेचुरल अभी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे वो एग्जांपल है, वो एग्जांपल किसका बोलते हैं, उस एग्जांपल को आप कह सकते हो एक तरह से फॉरेस्ट को, आप पॉन्ड्स को कह सकते हैं। दूसरा आप लेक्स को कह सकते हो। अच्छा वाटर में कैसे होगा, देखो भाई, वाटर में यहाँ पे एक फिश है, यहाँ पे एक वाटर एक्वेटिक प्लांट है, इसको खाएगी और इसको एक बड़ी फिश खाएगी, और उसके बाद इसके बाद फिर ये जब डेथ होगी तो माइक्रोब्स या अंदर में जो बैक्टीरिया होंगे उसको डिकम्पोज कर देंगे, उस वापस से इसको सर्व करेंगे, तो ये अगेन एक सिस्टम बन गया। तो ये फॉरेस्ट होता है, पॉन्ड्स होता है, लेक्स हो सकता है, कोई वाटर बॉडी हो सकती है जैसे सी वगैरह हो गई। उसके बाद दूसरा हो सकता है ह्यूमन मेड, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि ह्यूमंस ने बनाया, जैसे कि गार्डन, क्रॉप, फील्ड एंड इक्वेरियम। अब देखो जो पॉन्ड्स वगैरह वगैरह इसके अंदर तो यार कोई इंसान जाके इसको खाना पीना तो नहीं दे रहा मछली को, अपने आप ही सब्सटेन कर पा रहे हैं क्योंकि प्लांट एनिमल वो है। पर जो ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, अब आप घर में आप एक टैंक ले आओ, उसके अंदर आप पानी डाल दो और मछलियाँ पानी डाल दो, पर उसके अंदर आप प्लांट भी लगा दो, सारी चीज़ें, तो वो एक सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनेगा अनटिल आप उसके सारे कंपोनेंट प्रोवाइड ना करो। वो कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो वो मेंटेनेंस कैसे होगी? अब ऑब्वियसली मतलब आपका घर का टैंक रखा, उसमें अचानक से आके बारिश तो हो नहीं जाएगी, या अचानक उसका ऑक्सीजन का रेशियो अपने आप थोड़ा ना रिसाइकल हो जाएगा, उसको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कैसे होती है? ये चीज़ होती है आपके बाकायदा आपकी हेल्प की वजह से, आपकी इंटरेक्शन की वजह से। इसलिए इसको ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपने कोई भी धान की या फिर कोई फसल देखी हुई, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, वो अपने आप मेंटेन नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए वो ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे अपन एक बार जो है ना कुछ कुछ एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं कि कौन से इकोसिस्टम में हमने जो पढ़े हैं अभी, इनमें से एक एग्जांपल जो बहुत प्यारा है दैट इज़ हमारा इक्वेरियम। इक्वेरियम, ठीक है, तो ज़रा उसको देख लेते हैं। इक्वेरियम में देखो भाई, इक्वेरियम क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायर होता है? एक तो आपकी फ़िश होगी, ठीक है, स्पेस ऑब्वियसली, एक टैंक चाहिए भाई, वाटर चाहिए भाई, उसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन भाई देखो अपने आप उसमें जो है ना ऑक्सीजन, अगर फिश डालो तो फिश ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी, तो ऑक्सीजन बार बार चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए या तो टैंक लगाना पड़ेंगे या तो कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा अपन को जो उसको मेंटेन कर सके। उसके साथ फूड देना पड़ेगा, जैसे कि प्लांट को ही देना पड़ेगा तब जाके उसको मेंटेन कर देंगे। उसके बाद फूड देना पड़ेगा फिशेस को, ठीक है। उसके बाद एडिंग एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल मेक इट सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। प्लांट है एनिमल अगर डाल दोगे उसके अंदर तो वो अपने आप सेल्फ सस्टेन रहेगा। प्लांट में ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट डाल दिया, एनिमल डाल दिया, दोनों डालोगे ज़्यादा, कुछ कुछ बेसिक मेंटेनेंस करते रहोगे तो वो आपका बन जाएगा एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। और उसमें भी थोड़ी बहुत केयर देनी पड़ेगी। दूसरा, एक्वेरियम नीड रेगुलर क्लीनिंग। भाई बिल्कुल रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ेगी, उसको साफ करना पड़ेगा, बिकॉज
they clock a full range of natural decomposers to break waste like natural because they lack a full range of natural decomposer to break waste like natural ponds एंड लेक्स। अब देखो भाई, इस पॉइंट का अर्थ क्या है कि जैसे कि मान लो अपना खुद का पाउंड वगैरह होता है और उसमें आपको सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि जो डिकम्पोज होता है वो ऑलरेडी डकी मेटल्स का अंडर। बट आपने कभी देखा कि यार अचानक से आपको एक्वेरियम लगा रखा है, उसके अंदर से फंगी उग गई? ऐसा नहीं होगा ना भाई, बैक्टीरिया लगने लग गए, ऐसा थोड़ा ना होता है। आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। वो कांच की इकोसिस्टम कहाँ से आएगा? अब सॉइल है, उसके अंदर डिकम्पोजर वगैरह तो होंगे ही होंगे, तो वो सेल्फ सस्टेन। इसलिए आपके एक्वेरियम को रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सॉरी, जो मेंटेनेंस है, जो डिकम्पोजर दे रहा है नेचुरल इकोसिस्टम में, वो आपके पास नहीं है, तो इसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अब हम दूसरे डिवाइजन पे चल जाते हैं, डेट इज ऑब्टेनिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, जो सब्सटेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग सब्सटेंसेस, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं। अभी हमने क्या देखा, पहले टाइप्स इकोसिस्टम, एक तो नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड। अब हम क्या क्या ऑब्टेन करते हैं उस बेसिस पे हम वो देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप by how organisms are grouped by how they obtain food from environment। वो environment से कैसे फूड ऑब्टेन करती है, उसके बेसिस पे हमारे ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, एक मिनट यहाँ पे आ जाओ एक बार ढंग से कैमरा में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए, ऑर्गेनिज्म दैट मेक organic compounds like sugar, starch from inorganic substance using sun radiant energy via photosynthesis in presence of chlorophyll। एक बार कैमरा सही कर लेते हैं, कैमरा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, तो इनको हम क्या करेंगे, आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। बेसिकली ये इतनी बड़ी डेफिनेशन आप देख रहे हो भाई, कुछ नहीं है, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बाय यूजिंग सनलाइट्स। और यही प्रोसेस हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं बचपन में, वो आया फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन के लिए बड़ा लग रहा है, पर वैसे तो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है प्लांट्स का, वो हमारा प्रोड्यूसर होता है। अच्छा, और भी प्रोड्यूसर होता है, पर हमारे लेवल हम प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर मान रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं, बट हमारे लेवल पे हम प्लांट्स को ही कहलाते हैं, तो ऐसा बैक्टीरिया का वैसे लिखते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो वैसे नहीं होने वाली। ठीक, दूसरा कंज्यूमर्स। भाई कंज्यूमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेट डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने पीने के लिए, प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। जैसे कि एग्जाम्पल भाई, ह्यूमन, हम खुद एनिमल्स, भाई हम एनिमल्स और ह्यूमन खुद खाना थोड़ा बना सकते हैं, हमको प्लांट पर डिपेंड करना पड़ेगा, तो वी आर कंज्यूमर्स, हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसलिए वी आर कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद अब आपका क्लासिफिकेशन के मामले में हम लोग थोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या खा रहे हैं उस पर भी क्लासीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्लासिफिकेशन, जैसे कि क्लासिफिकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो ईट प्लांट, जो प्लांट खाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कार्निवोर्स कौन होते हैं, ईट
अदर एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। उसके बाद हो गए अपने ओमनीवर्स। ओमनीवर्स जो कि दोनों खाते हैं, ईट बोथ प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। जैसे एग्जांपल के देख लो भाई, जैसे कि हमारा जो हिरन होता है, अब वो हर्बीवोर है, जैसे कि बहुत सारे अपने क्या बोलते हैं गोट वगैरह होती है वो अपने हर्बीवोर्स होता है। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि दूसरा फीड करते हैं, लायन वगैरह। ओमनीवोर कौन होता है? ओमनीवोर जो दोनों खा, जैसे कि बियर आमतौर पर फिश भी खा लेगा, और दूसरा उसको जो मिल जाएगा थोड़ा बहुत मतलब वैसे तो आमतौर पर बियर्स फिश पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, जूस दूसरा शहद वगैरह ये सारी चीज़ें भी खा लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो प्लांट प्रोडक्ट टाइप है, बट नॉट इनडायरेक्टली प्लांट, ठीक है। और दूसरा अब अगर मैं एक एप्रोप्रिएट के लिए बताऊँ तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो ओमनीवोर्स में रैबिट को देख सकते हो आप। रैबिट क्या होता है अगर आप देखोगे तो बहुत मेजर किस्म नहीं, कुछ कुछ किस्म में वो छोटे बड़े इंसेक्ट भी फीड कर लेता है और ग्रेन्स को भी फीड कर जाता है। सेम वे माइस भी कह सकते हो या क्रो भी कर सकते हो, तो वो दे आर ओमनीवोर्स, ठीक है। दूसरा बात आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी बात अपने आते हैं, इट इज़ पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होते हैं? ये लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स। भाई दूसरे जैसे कि लीच वगैरह आपने देखा होगा, जैसे कि आपने जुए देखी है अपने सर पे, तो वो आपकी बॉडी पे रहती है और आपके सर से खून वगैरह चूसते रहते हैं, तो वो भी एक तरह की पैरासाइट हो गई आपके ऊपर, ठीक है। आमतौर पे मेजर कुछ पैरासाइट होती है, लीच वगैरह होती है, आपको स्टिक करके आपसे न्यूट्रिशन सक करती है। दूसरा इसके बाद आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर बहुत बड़ा दे रखा है एनसीईआरटी में, अच्छा खासा। देखो डिकम्पोजर कुछ नहीं होते, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगी, फंगी that break complex organic remain and waste product of dead organism into similar inorganic substance, return to environment। भाई देखो इतना बड़ा सा डेफिनेशन, सीरीज है साहब, देख लो भाई। देखो मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया था कि भाई शेर था, उसकी जैसे मान लो कि डेथ हो गई, कोई भी एनिमल उसकी डेथ हो गई, तो उस पर डिकम्पोजर आएंगे, कुछ दिन उसको डिकम्पोज करेंगे, वॉर्म्स वॉर्म फीड करेंगे और नॉर्मली उसको डिकम्पोज करके उसको वापस से पहुंचा देंगे सॉइल के अंदर। अब कुछ नहीं है, देखो भाई एक बॉडी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सब होगा। अब जब डिकम्पोजर उसको खा के फीड करेंगे तो वो इनडायरेक्टली इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह में डिकम्पोज करके पहुंचा देंगे। तो नॉर्मल सा रिएक्शन है इसके अंदर, वही डिकम्पोज कर देंगे, उसको खा गला करके वापस से उस न्यूट्रिएंट को सॉइल में रिलीज कर देंगे। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो नॉर्मल डिकम्पोज कुछ नहीं है, नॉर्मल वो जो डेड रिमेन्स वगैरह होते हैं उन पर फीड करके उन्हें खत्म कर देते हैं, उन्हें सड़ा गला करके खत्म कर देते हैं। और उनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो सॉइल टिश्यू वगैरह की वो डिकम्पोज हो गई, तो गैसेज वगैरह भी डलेगी, तो वापस से इन्वायरमेंट चलेगी। अब मान लो नाइट्रोजन कंपोजिशन बहुत है, ठीक है, और उसको जब फीड करेगा बैक्टीरिया, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस कंपोजिशन को वापस से इन्वायरमेंट में पहुंचाएगा ना भाई, तब तो वो इन्वायरमेंट वापस चले गया, तो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट में ही वापस चले गया। तो ये जो पूरा होता है, जो रिएक्शन करेंगे, जो एंजाइम्स करेंगे और उससे न्यूट्रिशन तो ले लेंगे, पर उसके साथ साथ जो एंजाइम्स इससे अलग अलग कंपोनेंट्स को ब्रेक करके गैसेस वगैरह रिलीज करेगा, तो वो एक डायरेक्टली कंपोनेंट कहाँ जा रहा है? वापस एनवायरनमेंट में तो जा रहे हैं ना। तो यही काम होता है डिकम्पोजर्स का, तो यही डिकम्पोजर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो फीड करके उनको सिंपल कंपोनेंट में तोड़ सके, उसको हमको डिकम्पोजर कहते हैं, सीधा से साफ। इतना दिमाग में लगाओ, सीधे समझो भाई, डिकम्पोजर कुछ नहीं होता। डेड रेमन पड़ा हुआ है, उसको फीड करेगा, केमिकल कंपोजिशन छोड़ेगा, उसके अंदर उसको डिकम्पोज कर करके अब वो करेगा। अब डिकम्पोज होगा, देखा बहुत सड़ी हुई बदबू आ रही, तो क्या हो रहा है, वो वापस जा रहे हैं कहीं ना कहीं, उसके साथ साथ वो नॉर्मल खाद टाइप बदल देगा, क्योंकि आपस में सॉइल में रह जाएगी और इस सोइल के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। थोड़ा और डिटेल में जाए तो हम ह्यूमस वगैरह कहते हैं, बट जनरली नॉर्मल एक्सपेक्ट है, उसको डिकम्पोज कर देगा और फिर उसके कंपोनेंट चल जाएंगे, और या तो लेयर वाइज वो सॉइल में मिल जाएगा, तो हम उसकी तरह इनडायरेक्टली वो वापस से सॉइल में ही सारे न्यूट्रिशन चले गए। तो सीधा सा एग्जाम्पल है हमारे डिकम्पोजर का। तो इस लेक्चर में इतना ही था, अब अगले नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।